दोस्तों नमस्कार। आपने इस दौर में प्रधानमंत्री को कभी भी ब्लैक मनी को लेकर कुछ भी बोलते हुए सुना है? आपने इस दौर में करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री को कुछ बोलते हुए सुना है? आपने इस दौर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कैसे तहस नहस हो गया, क्या इस पर कभी प्रधानमंत्री को बोलते हुए सुना है? आपने दुनिया भर में भारत जो माल मंगाता है और किस तरीके से व्यापार घाटे में चला जाता है, कभी आपने सुना कि एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो गया? दूर की छोड़िए, इस देश के भीतर में एमएसएमई की खस्ता हालत को लेकर और जिस तरीके से इस दौर में स्टार्टअप में जितनी बड़ी तादाद में नौकरियां चली गई, क्या आपने सुना है कि प्रधानमंत्री ने कभी कुछ कहा? रोजगार और बेरोजगारी को तो छोड़ दीजिए, इस दौर में आपने कभी उन मुद्दों को सुना है जिन मुद्दों का जिक्र 9 बरस पहले 2013-14 में प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने को तत्पर थे, तब जो कहते थे, क्या अब उसमें से कोई भी मुद्दा आपने दोबारा सुना है? कहते हैं खामोशी में बड़ी ताकत होती है। इस दौर में हमने तमाम परिस्थितियों को देखा, परखा, समझा। अंग्रेजों की सत्ता को भी लेकर पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा, मुगलिया सल्तनत को लेकर भी बहुत कुछ कहा, और न सिर्फ संसद के भीतर बल्कि लाल किले के प्राचीर से भी मनमोहन सिंह के दौर तक के लाइसेंस राज तक को लेकर बहुत कुछ कहा। लेकिन एक साइलेंस राज इस दौर में, जब जमीनी मुद्दों के आसरे इस देश में लोग सवाल पूछना चाहते हैं, तो फिर यह कौन सी परिस्थिति है कि प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं, या फिर खामोशी नहीं बरतते हैं बल्कि अपनी उपलब्धियों का कच्चा चिट्ठा कुछ इस तरीके से रखते हैं कि उसमें एक भी शब्द इस देश के जमीनी मुद्दों से जुड़ा हुआ दिखाई ना दे, और एक लंबी फहरिस्त प्रधानमंत्री रखते चले जाते हैं? तो क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति में देश आकर फंस गया है जहां पर क्या संसद और क्या सेबी और क्या सीबीआई और क्या सुप्रीम कोर्ट और इन सब के बीच क्या इंस्टीट्यूशन और क्या डेवलपमेंट का रास्ता, क्या पूंजी और क्या शेयर बाजार, कुछ भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कच्चा चिट्ठा अपने उपलब्धियों को लेकर बड़ा साफ है, और जो पीएमओ के जरिए कच्चा चिट्ठा लिखा जाता है उसको तो बताया जाता है। लेकिन वाकई आपने इस दौर में नहीं सुना होगा, खास तौर से जब एचएसबीसी पेपर लीक हुए, या फिर जब पनामा पेपर लीक हुए, या फिर दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा बैंकों ने भारत की ब्लैक मनी को लेकर सवाल उठाया, तो क्या आपने कभी गिनने की कोशिश की कि दुनिया के बाजार में भारत की कितनी ब्लैक मनी है? और 2013-14 में जब 15 लाख रुपए हर खाते में पहुंच रहे थे, तो आज की तारीख में वो कितना बढ़ चुके हैं? यहां तक कि स्विस बैंक के में भी भारत के ब्लैक मनी को लेकर जो कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है, वह 2013-14 की तुलना में तो दुगने से भी ज्यादा हो गया। ये कौन सी स्थिति है कि ब्लैक मनी जिन क्षेत्रों से निकलती है, उन क्षेत्रों की चकाचौंध को इस देश के डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है, और उसी में जब एक आंच शेयर बाजार को लेकर अडानी के मार्फत समूची दुनिया देखती और समझती है, तो यहां पर उसी मुद्दे को लेकर खामोशी बरत ली जाती है। हमें लगता है कि आज एक नई परिस्थिति को समझने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि भारत में 1991 के बाद से जो आर्थिक सुधार और भारत के बाजारवाद का जो ऐलान हुआ, वह मौजूदा वक्त में अंदर से कितना खोखला है, या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसको लेकर इतने सवाल हैं कि हम अपने जमीनी मुद्दों को देखें या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के कैपिटलिज्म में पड़ती हुई सेंध को परखने की कोशिश करें। आइए, हमें लगता है आज उस कच्चे चिट्ठे के पन्ने को खोलने की जरूरत है, क्योंकि सवाल इंडियन कैपिटलिज्म और उसकी परीक्षा का वक्त भी है। इस 8 बरस में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स ने अगर भारत छोड़ा, तो यूं ही तो नहीं छोड़ा होगा। उनकी तादाद अगर इतनी ज्यादा रही कि इससे पहले के तमाम वर्षों को अगर मिला लीजिएगा, तो जो चीज पिछले 30 साल में नहीं हुई, वह 8 बरस में क्यों हो गई? और पैसे वाले लोग भारत में धंधा करना क्यों नहीं चाहते हैं? और जो बड़े कॉरपोरेट और धंधे करने वाले लोग भारत के भीतर हैं, हर कोई दुबई, अमेरिका, लंदन क्यों देख रहा है?
उसके हेडक्वार्टर वहां पर क्यों बन रहे हैं, उसकी आवाजाही भारत के भीतर रिहाइश के तौर पर 3 से 4 महीने से ज्यादा हो नहीं पाती है, और लगातार वो अलग अलग जगहों पर घूमते फिरते क्यों रहता है, और दुनिया के अलग अलग बैंक और बाजार से वह लगातार कर्ज उठाने की परिस्थिति में क्यों फंसा हुआ है। तो क्या भारत के भीतर प्रधान सेवक की खामोशी ने 2-3 बातें साफ कर दी हैं कि अब उन्माद की राजनीति के आश्रय सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है। अब दुनिया के बाजार से कर्ज उठाकर भारत के भीतर विकास की रूपरेखा खड़ी नहीं की जा सकती है। और इन सब के बीच जो सवाल इस देश के साथ साथ दुनिया पूछ रही है, अगर आप उस पर खामोश रहेंगे तो फिर कई दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके चुनावी जीत का फलसफा किस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ जुड़ चुका है और प्रधानमंत्री खुद की मौजूदगी कहां किस रूप में दिखाने को बेचैन है, यह अखबार के पहले पन्ने पर सरकार के विज्ञापन और प्रधानमंत्री की तस्वीर को मत देखिए। यह सोचिए कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री लोकसभा में 1.5 घंटे का भाषण देते हैं और खामोशी बरतते हैं उस सवाल पर जिस सवाल को जानने के लिए पूरी दुनिया बेचैन है। 9 फरवरी को दोबारा राज्यसभा पहुंचते हैं तो फिर वो खामोशी बरतते हैं। 10 फरवरी को वह लखनऊ पहुंचते हैं और अंतर्राष्ट्रीय और निवेश के तौर पर बड़े बड़े कॉरपोरेट भारत के भी जुड़ते हैं, उसमें चाहे कुमार मंगलम का नाम ले लीजिए, चाहे अंबानीज का नाम ले लीजिए, लेकिन कुर्सी पर बैठे हुए अडानीज नजर नहीं आते हैं जो सबसे करीब हुआ करते थे। और इसी मॉडल को उन्होंने गुजरात में गुजरात वाइब्रेंट के नाम पर शुरू किया था। उस पर चुप्पी थाम ली, कुछ नहीं कहेंगे, खामोशी बरतेंगे, क्योंकि उसके साथ एक पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री और उसके बाद मुंबई भी कल गए थे, वह लखनऊ से निकलकर, और वहां वंदे मातरम जो ट्रेन चल रही है वंदे भारत के नाम पर, उसको वो हरी झंडी दिखलाते हैं। इसी तरीके से कल हरी झंडी दिखाने वह सड़क का उद्घाटन करने दौसा में नजर आएंगे। आज वो त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के लिए हैं, परसों वो कर्नाटक में नजर आएंगे। यानी पूरी फहरिस्त तय है कि देश भर में कैसे कैसे किस रूप में घूमना है, और लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात भरनी है, चाहे वो रेल मंत्रालय से जुड़ा काम हो, चाहे सड़क मंत्रालय से जुड़ा काम हो, चाहे चुनाव को लेकर शोर हो, चाहे किसी भी योजना के ऐलान का जिक्र हो। हर मंत्रालय के मद्देनजर कोई मंत्री आपको नजर नहीं आएगा, एक ही शख्स नजर आएगा और वह देश के प्रधान सेवक होंगे। लेकिन सवाल है, पार्लियामेंट के भीतर जिस तरीके से ताल ठोकी जाती है और जमीनी मुद्दों के आते ही खामोशी बरत ली जाती है, इस देश पर उसका क्या असर पड़ेगा और किस रूप में पड़ रहा है, और किस तरीके से खामोशी अगर बरती गई तो उसके पीछे वजह क्या है, और जिन बातों को बताया जाता है वो कौन सी बात है जो बता दी जाती है और बाकी बातों पर खामोशी बरत ली जाती है। सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जो टॉप 10 नॉन फाइनेंशियल फर्म्स हैं, उनके भीतर एक अनिश्चितता की स्थिति इस दौर में इंडियन इकोनॉमी और सरकार की रूपरेखा को लेकर खड़ी हो गई, जहां अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत सारे सवाल इंडियन शेयर मार्केट और अडानीज को लेकर और अडानीज और मोदी के रिश्तों को लेकर उठ रहे हैं। यहां पर जो इंडस्ट्री पॉलिसी क्रिएट की गई और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भारत को उस रूप में कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए जो तमाम काम कॉरपोरेट के जरिए, वो सड़कों के मार्फत हो, वह शानदार बिजलीकरण के जरिए हो, उसमें जिन कंपनियों को शामिल किया गया, या टॉप मोस्ट 5 कंपनी को अगर आप देखें, उसमें आपको अडानी मिलेंगे, उसमें आपको अंबानीज मिलेंगे, उसमें आपको टाटा मिलेंगे, उसमें आपको JSW मिलेंगे, जिनके जरिए माना गया तकरीबन $250 बिलियन अगले 5 से 8 साल में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना है। और जो बाहर की कंपनियां भारत के भीतर में उत्पादन में विस्तार देगी, जैसे आप सैमसंग का नाम ले सकते हैं, फॉक्सकॉन का नाम ले सकते हैं, उनके लिए हम सब्सिडाइज चीजों पर क्रिएट भी करेंगे। और ये एक पॉलिसी टोटलिज्म के आसरे, एक फेवरेटिज्म के जरिए
चलने लगी और सरकार ने यह मान लिया 2014 के बाद कि बहुत सारे लोग नहीं चाहिए इस देश के भीतर में जो अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हों, क्योंकि इससे पहले हमने अंग्रेजों का राज देखा, मुगलिया सल्तनत भी देखी, कांग्रेस की सत्ता भी देख ली और होते होते तमाम सत्ताओं में देखा इस देश का हर किसी ने बंटाधार किया है। हम ही हैं एकमात्र जो तमाम लोगों का हित साध सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को विश्व गुरु के तौर पर पहचान दे सकते हैं। कुछ ऐसी ही सोच रही, लेकिन इस सोच में एक एक करके सेंध क्यों लगने लगी? लगने इसलिए लगी क्योंकि जिन सवालों को शुरू में उठाया गया उन सवालों पर अब मौन बरता गया और यह माना गया कि भारत के भीतर में जो सबसे बड़ा टाइकून होगा उस सत्ता के भीतर उसके सबसे ज्यादा स्टेक होंगे और शायद इसीलिए अडानी के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा स्टेक हैं। जो तमाम फाइनेंशियल फर्म्स हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टेक चंद कॉरपोरेट के लिए ही है और शायद इसीलिए वो पोर्ट हो, वो एयरपोर्ट हो, वो चाहे नवी मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों ना हो, चाहे स्टील इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्षेत्र, यहां तक कि अनाज के भंडारण से लेकर हथियारों को बनाने तक की परिस्थिति में भी आपको वही टाइकून, वही कॉरपोरेट, वही शख्स नजर आएंगे। लेकिन जब चीजें फेल होती हैं और जब आप उस पर साइलेंस बरतते हैं तो सवाल पहली बार सिर्फ देश के भीतर वोट बैंक का नहीं है, सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उस इकोनॉमी का है जिससे आप मुंह फेर रहे हैं। वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो पूंजी लगाएगा वह मुनाफा चाहता है और भारत के भीतर की रूपरेखा में आप चंद प्लेयर्स के जरिए समूची संपत्ति को उनके हवाले कर इस देश को एक चकाचौंध के तौर पर दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो समूची दुनिया देख तो यह भी रही है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर हैं, समझ तो यह भी रही है कि टैक्स पेयर्स की तादाद भारत में कितनी है, समझ यह भी रही है कि कल तक अगर 500 टॉप कॉरपोरेट्स हुआ करते थे तो वह सिमटते सिमटते 5 या 10 कॉरपोरेट पर आ गए हैं। और इन परिस्थितियों में जो टोटलिज्म का जो पूरी फिलॉसफी है मोदी सत्ता की, उसमें जिन बातों का यह जिक्र करती है वो अपनी राजनीतिक सत्ता के अनुकूल को लेकर करती है, वो इस बात को लेकर नहीं करती है कि कहां फंसी कहां नहीं फंसी। और शायद इसीलिए जो क्रेडिट बूम ने बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश को बढ़ावा दिया, अगर उस दौर में आप चले जाइएगा जब इससे पहले विश्व मंदी 2007 में आई थी, 2007, 2008, 2009, उस दौर में मनमोहन सिंह के सामने बड़ा संकट था और वह चीजों को क्रिएट नहीं कर पा रहे और तो माना यह गया था कि उस दौर में एक तरफ क्रेडिट बूम मुश्किल में डाल रहा है जो बुनियादी ढांचे के बड़े निवेश को बढ़ावा तो दे रहा है लेकिन लागत अधिक हो गई, पैसा आ नहीं पा रहा है और इन सब की वजह कहीं रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही या फिर लाइसेंस राज का दौर उस दौर में था। और ध्यान दीजिए तो उस समय फाइनेंशियल कॉस्ट जो था वह भी, उसकी लागत भी बढ़ गई थी और बहुत कम परियोजनाएं उस दौर में पूरी हुई थी। और शायद इसीलिए जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका मानना बहुत अच्छा था कि एक शक्तिशाली औद्योगिक नीति को क्रिएट किया जाए, उसके आकर्षण को डेवलप किया जाए, उसमें कुछ कॉरपोरेट्स को जोड़ा जाए और उनके नेटवर्थ में इजाफा हो, लेकिन उसके साथ इस देश का डेवलपमेंट भी आगे बढ़े। लेकिन जब पता यह चला कि दरअसल इस पूरे कॉरपोरेट के खेल के भीतर भारत में लूट की राजनीति और राजनीति का अर्थशास्त्र से जो तालमेल और घालमेल की स्थिति थी, उसने जब परेशान करना शुरू किया तब डायरी के पन्ने खुलने लगे। और डायरी के पन्ने खुलते खुलते हर किसी के जहन में यह भी आया कि आखिर प्रधान सेवक खामोश क्यों रहे थे, यह साइलेंस राज उन्होंने नोटबंदी के वक्त क्यों किया था। जब भीड़ में लोगों की मौत हो रही थी खामोशी बरती थी। उसके बाद याद कीजिए 2016, 17, 18, 15, 16, 17 उस दौर को याद कीजिएगा तो आपके जहन में भीड़ तंत्र आएगा। इस देश के भीतर में भीड़ तंत्र सड़क पे न्याय कर रही थी और सत्ता रूल ऑफ लॉ का जिक्र नहीं करती थी, हिंदुत्व का जिक्र होता था, गौ माता का जिक्र होता था। जो तादाद हिंसा की थी उसमें 97% बढ़ोतरी हो गई थी। 84% लोग जो शिकार हुए थे वह एक विशेष धर्म समुदाय से आते थे।
राजनीति करवट ले रही थी, राजनीति नए नए बिसात को बिछा रही थी और उसने इस देश की इकोनॉमी को नहीं देखा, सत्ता को देखा। उत्तर प्रदेश के सत्ता परिवर्तन उसी की एक महक के साथ, उस कमल फूल के साथ जुड़ गया जिसमें कहा गया कि डेवलपमेंट हम चाहते हैं और डबल इंजन चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे की कुरूप स्थितियों पर कोई चर्चा नहीं हुई। साइलेंस बरता गया, खामोशी बरती गई। वो डाटा हमें निकल के आया कि दरअसल कितना कुछ हो रहा था उस पीरियड में, और जो जानकारी निकल कर आई वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर भी आई। आपने सुना होगा, सरकार ने कहा कि इस देश के भीतर कितना कानून का राज चलता था और पुराने कानून व्यर्थ में चले आ रहे थे। सरकार ने 1500 कानून एक्ट खत्म किए। 1824 अप्रचलित केंद्रीय अधिनियम अभी सरकार के दस्तावेजों में पुनर्विचार के लिए है। सरकार रिफॉर्म कर रही है, सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री छाती ठोक के बता रहे हैं कि देखिए हमने क्या काम किया, और इसमें नागरिकों की सहूलियत के लिए 1500 कानून खत्म किए। और ये बताते बताते उन्होंने यह भी बताया कि इस देश में ब्लैक मनी को लेकर खुले तौर पर तो जिक्र नहीं किया, लेकिन शेल कंपनियों के जरिए सेबी ने अगर 300 कंपनियों को बंद किया, उनका दरवाजा बंद किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने तकरीबन 5,10,533 शेल कंपनियों को बंद कर दिया। यकीनी तौर पर जब प्रधानमंत्री कहेंगे और मीडिया बताएगा तो हमें खुशी होगी कि चलिए शेल कंपनियां बंद हो गई। और डाटा निकल कर आया कि अलग अलग बरस में तकरीबन 50,000 से ज्यादा शेल कंपनियां लगातार बंद हो रही थी। लेकिन मौजूदा वक्त में इस साइलेंस राज, यानी उस लाइसेंस राज के आगे के साइलेंस राज को लेकर जब दुनिया भर में सवाल हुआ कि अच्छा, शेल कंपनियां आपने 5 लाख से ज्यादा बंद कर दी, तो फिर मॉरिशस रूट क्या है, फिर यूएई का रूट क्या है, फिर कोलंबियन आइलैंड्स का रूट क्या है, और उस रूट के आसरे अडानीज ग्रुप का रूट क्या है, जिसको लेकर हिडेनबर्ग रिसर्च ने जिक्र किया है। इस पर कुछ सफाई तो देनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने खामोशी बरत ली। तो वह ब्लैक मनी और शेल कंपनियों का जो पूरा खांचा था, एक झटके में मैसेज यह दे गया दुनिया भर के भीतर कि अगर जो अपने अनुकूल परिस्थितियां हैं उसको तो आप बताते रहिए, यानी उस हिस्से में आप काम करते हैं जिससे आपको कोई फायदा नहीं है, जिससे फायदा है वो हिस्से को आप छूते तक नहीं है। और यही परिस्थिति कमोवेश ब्लैक मनी को लेकर आई, इंडस्ट्रीज को लेकर आई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर आई, एमएसएमई को लेकर आई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर आई, रोजगार को लेकर आई, भ्रष्टाचार को लेकर आई, मनरेगा को लेकर आई, बैंक के बढ़ते एनपीए को लेकर आई, एनपीए के रिटर्न ऑफ को लेकर आई, और इन सब के बीच सीएए एनआरसी के सवाल को भी इसने उठाया। इसलिए ध्यान दीजिए, हर वो मुद्दा जो इस दौर में लगातार लोगों के जहन में था, उसमें सरकार ने उन्हीं मुद्दों पर मुंह खोला जो उनकी राजनीति साधने के अनुकूल था, या जिस इकोनॉमी को भारत के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर दुनिया के सामने थाली में यह कहकर परोसा जा रहा था कि भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत है और आप पैसा लगाइए, क्योंकि भारत के भीतर अब शानदार रोड दिखाई देगी, बिजली कभी कटेगी नहीं। लेकिन इन सब के बीच जो इकोनॉमी शामिल थी, दुनिया के बाजार में ये हो हल्ला मच गया कि दरअसल इस इकोनॉमी के पीछे की पॉलिटिक्स उस ब्लैक मनी को तो कहीं डेवलप नहीं कर पा रही है, जिस ब्लैक मनी के खिलाफ दुनिया के भीतर लगातार उसको काउंटर करने की स्थितियां डेवलप है। तो क्या ये भारत के भीतर के जो कुछ डेवलपमेंट के सवाल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल हैं, जो मनी देने का स्थिति है, क्या उस पर रोक तो नहीं लग जाएगी? यह सवाल झटके में शुरू हुआ और इसने पुरानी तमाम परिस्थितियों के पन्नों को खोलना शुरू किया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि दृष्टिबोध बहुत साफ था। मनमोहन सिंह के काल में लाइसेंस राज ने इस देश में बड़ी बड़ी रुकावटें पैदा की, और प्रधानमंत्री मोदी के दौर में वो लाइसेंस राज खत्म करके तमाम बैरिकेड्स और रुकावट को हटा दिया गया, और पीएमओ के भीतर भी विदेश से जो पैसा आएगा उसके लिए भी खिड़की बनी, और उसके मार्फत इस देश में पूंजी किस रूप में कैसे जाएगी यह भी पीएमओ के भीतर एक सेल देखने लगा, किस राज्य में किस जगह की पूंजी कैसे ट्रांसफर होगी। इसीलिए महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट गुजरात चले गए,
कई प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में नए तरीके से आने की छटपटाहट के साथ रख दिए गए, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाए। हर कोई समुद्र का किनारा खोज रहा था अपने पैसे को लगाने और प्रोजेक्ट से जोड़ने को लेकर। लेकिन पीएमओ अपने तौर पर अगर राजनीति को साधने की दिशा में बढ़ा तो वहां से जो भी फाइल निकली वह उस राजनीति और उस इकोनॉमी को जोड़कर चल रही थी, जहां पर यह सवाल गौण होते चला गया कि दरअसल जमीनी मुद्दों पर आप साइलेंट हो जाइए और उन्हीं मुद्दों को जोर शोर से उठाइए जिन मुद्दों के आसरे लोगों को यह बात पहुंचे कि सरकार आप ही के लिए जीती है, आप ही के लिए मरती है। और जो डॉक्यूमेंट्स नजर सामने आए उसमें हम जब आपसे जिक्र कर रहे थे कितने लाख कानूनों को, कितने लाख शेल कंपनियों को खत्म किया गया, लेकिन इस दौर में दुनिया के सामने तकरीबन 20 से 40 शेल कंपनियों का जिक्र हुआ और सरकार के हाथ पांव फूल गए। जो ब्लैक मनी का जिक्र हो रहा था उस ब्लैक मनी में डबल की एक स्थिति में देश के सामने एक झटके में एक सवाल आकर खड़ा हो गया, क्या इतनी बड़ी तादाद में दुनिया में, अगर स्विट्जरलैंड के भीतर सवाल था कि लगभग 10 से 11 ट्रिलियन डॉलर, यानी एक वक्त सीबीआई 2012-13 में कहती थी कि नहीं नहीं इतना पैसा नहीं है, सिर्फ 500 बिलियन डॉलर है, अब ट्रिलियन का जिक्र हो रहा है, वह भी सिर्फ स्विट्जरलैंड के बैंक को लेकर। तब यह सवाल आया कि 2015 के बाद से दुनिया के अलग, चाहे वो लिंचेस्टाइन बैंक हो, एचएसबीसी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पनामा पेपर्स का जो जिक्र कर रहे हैं, एक पूरी लंबी फहरिस्त है, उसमें सरकार ने क्या किया। यह सवाल जब पार्लियामेंट में गया तो पार्लियामेंट में एक ही जवाब सुनाई दिया, हम ब्लैक मनी को लेकर हमने बहुत काम किया है, सब चीजें बताई नहीं जाती है, तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी हमने रिकवर किए हैं और 4,600 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। तब अगला सवाल यह आया कि इस देश के भीतर में जो कंपनियों का पूरा हिस्सा चलता है उसमें एनसीएलटी और आईबीसी के सामने जितनी बड़ी तादाद में कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करते हुए गई या फिर कर्ज लेकर कर्ज न लौटा पाने की स्थिति में विलफुल डिफॉल्टर होके गई, उनकी तादाद कितनी हो सकती है। कल्पना के परे है कि आईबीसी के भीतर तकरीबन 1,500 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। जो एनसीएलटी है यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसके पास तकरीबन 24,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में ऐसे पहले परिस्थिति तो कभी नहीं थी, तो फिर मौजूदा वक्त में ऐसा क्या हो गया कि एक झटके में भारत की कंपनियों ने खुद को दिवालिया भी बताना शुरू कर दिया, बैंकों ने कर्ज ना ले पाने की स्थितियां भी बतानी शुरू कर दी, सरकार ने बैंकों के बुक को ठीक करने के लिए रिटर्न ऑफ भी करना शुरू कर दिया और वो 11 लाख करोड़ तक हो गया। और उसके बाद जो जमीनी मुद्दे जो लोगों के साथ जुड़े थे, इस देश के आम जन के साथ जुड़े थे, बतौर इन्वेस्टर और बतौर अनएम्प्लॉयमेंट, उन दोनों परिस्थिति के समानांतर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर की जो स्थिति थी, जिसके साथ साथ एमएसएमई भी चल रही थी, इन तमाम जगहों का कच्चा चिट्ठा इस देश की सरकार के पास है, लेकिन उस पर वो खामोशी बरतेगी क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं खून रिस रहा है जो डरा रहा है कि हम जिस इकोनॉमी को साधने चले थे और जिस टीम के भरोसे चले थे, वह पूरी इकोनॉमी अगर अंदर से एक बबल के समान थी, तो एक भी बबल अगर फटा है तो फिर भारत अपने तौर पर अपने स्वावलंबन के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ और अपने पूंजी के साथ क्या भारत को उस अंतर्राष्ट्रीय पावर हाउस के तौर पर खड़ा कर सकता है जिसकी सोच पाल ली गई और चंद कॉरपोरेट को प्लेयर के तौर पर चुन लिया गया। साइलेंस राज पहली बार भारत के भीतर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के घालमेल की स्थितियों को देख रहा है जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा। साइलेंस पीवी नरसिम्हा राव ने भी बरता, लेकिन ऐसा साइलेंस नहीं था जहां देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ भी हो और देश के भीतर डेवलपमेंट के सवाल में कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने की सोच के साथ राजनीति साधने का हुनर भी आ जाए। ये परिस्थितियां इससे पहले नहीं थी। साइलेंस राज के भीतर की यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो इससे पहले किसी भी राज में नहीं थी। इस साइलेंस राज के काल को आप प्यार से अमृत काल कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।